दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। कोविड का तूफान आया, भारत में सेकंड वेव आई और हमारा कंट्री लड़खड़ा गया। ये शेखर गुप्ता का कॉलम है। उनका कहना है, शुरुआत होती है कि भारत एक हारा हुआ देश है, नाकाम देश है। इंडिया टुडे का ये कवर पेज स्टोरी है, इंडिया इज़ अ फेल्ड स्टेट। इंडिया इज़ अ फेल्ड स्टेट। मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी दूसरे एपिसोड्स भी किए हैं। लेकिन शेखर गुप्ता कहता है कि मैं इंडिया टुडे की इस हेडलाइन से कि इंडिया इज़ अ फेल्ड स्टेट, मैं थोड़ा इससे डिसएग्रीमेंट करता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत हारा हुआ देश नहीं है, फेल्ड स्टेट नहीं है, लेकिन उन्होंने एक और उसके अंदर वर्ड यूज़ किया, इंडिया इज़ अ फ्लेलिंग स्टेट। अब ये जो फ्लेलिंग स्टेट का जो एक मीनिंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है उसके मुकाबले। तो उनका कहना है कि इंडिया टुडे अगर ये शीर्षक ना लगाती, अगर ये टाइटल ना लिखती कि इंडिया इज़ अ फेल्ड स्टेट, तो फिर मैं ये इंडिया इज़ ए फ्लेलिंग स्टेट वो मैं बनाता नहीं था आर्टिकल, या मैं एपिसोड नहीं बनाता था। उनका कहना है कि आज देश का मीडिया, सोशल सर्कल्स जो हैं, सिटीजन्स हैं, वो सब लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं, चाहे बुरी हो या अच्छी हो। और सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि वो सबसे ताकतवर जो नेता होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उसको आईना दिखा सकते हैं। तो हम क्या हैं अल्टीमेटली? फेल्ड स्टेट हैं, फ्लेलिंग स्टेट हैं, क्या हैं? तो उनका कहना है कि मैं कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, आज हिंदुस्तान के हालात क्या हैं। वो कहते हैं कि हम एक ऐसा देश हैं जो दर्द में है, वी आर इन पेन, हताश, फ्रस्ट्रेटेड हैं, भ्रमित हैं, इल्यूजन है हमको, हर जगह अफरा तफरी है, लीडरशिप है नज़र नहीं आती है, और हम एक ट्रेजेडी के किनारे खड़े हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हम एक फ्लेलिंग स्टेज में हैं। अब यहाँ पे फ्लेलिंग वर्ड आ जाता है, आपने अब तक शायद डिक्शनरी में देख लिया होगा। इन्होंने जो मीनिंग दिया उसका वो वही दिया जो मेरे माइंड में था, जो मैं बोलने भी लगा था। फ्लेलिंग का मतलब होता है डामाडोल, यानी कि बहुत डामाडोल स्थिति में है। एक्चुअली ये फ्लेलिंग जो है, ये जो इकोनॉमिस्ट थे, लॉर्ड पिचेट का दिया हुआ है, जो फ़िलहाल एक्चुअली ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी है, उसके एक वहाँ पर रिसर्च डायरेक्टर हैं। वहाँ पर 2009 में हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल में पढ़े और अपने बहुत पॉपुलर उनका एक पेपर था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक डामाडोल देश। तब उनका ये था कि इंडिया इज़ अ फ्लेलिंग स्टेट, और आधुनिकरण के चक्करदार 4 लेन मार्ग पर, यानी कि इट इज़ लॉस्ट इन द मेज ऑफ द थिंग्स। ध्यान रहे कि ये बात उन्होंने 2009 में कही थी, जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, और काफ़ी देखा जाए तो उस टाइम इन्फ्लेशन वगैरह भी काफ़ी था। उस कॉन्टेक्स्ट में बात कही थी, लेकिन आज के रूप में भी बिल्कुल सही साबित होती है। तो उस टाइम जो सुधार लाने की बातें हो रही थी, बाकी चीज़ों की बात हो रही थी, तो उसको गवर्नमेंट जो थी वो नाकाम हो रही थी उसके लिए। 2014 के बीच में बड़ी एक इल्यूजन वाली डिसइल्यूजन सरकार थी, इल्यूजन की स्थिति थी, और उसमें सरकार का जो वक़ार होता है, यानी कि जो ट्रस्ट होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं, बहुत गिर गई थी, और लोग मनमोहन सिंह की सरकार से दुखी हो गए थे। और वो जब लड़खड़ाए तो नरेंद्र मोदी को मौका मिला, तो लोगों ने उसको निकालने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दिया और वो जीत के आ गए। अब इनका कहना था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट मिनिमम रहेगी, और लोगों ने यकीन भी कर लिया था। लोगों ने सोचा कि चलो कम से कम इससे मुक्ति मिलेगी, कुछ नया होगा। 7 वर्ष में इकोनॉमिक जो हमारे हालात हुए हैं, इसके बावजूद भी वोटर्स ने उनके ऊपर भरोसा रखा और 2019 में वापस उनको लेके आए। पर इस वायरस ने, कोरोना वायरस ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की, दरअसल देखा जाए तो पूरी की पूरी जो उनकी असल जो हकीकत थी उसको खोल कर रख दिया है। आज 7 साल बीतने के बाद भी मोदी जी के अंडर में इंडिया इस टाइम एक प्रकार से कहा जाए तो बिल्कुल इनएक्टिव है, कुछ नहीं कर रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, और पूरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है। लड़खड़ाया हुआ मतलब जैसे कोई आदमी शराब ज़्यादा पी लेता है ना, तो चल भी नहीं सकता, तो लड़खड़ाता रहता है, वो वही इंडिया की हालत है। इंडिया चल भी नहीं सकता, लड़खड़ा रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गिर रहा है, रादर गिर भी चुका है। अब मुसीबत ये है कि यहाँ पर जो
इस हालात के अंदर जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे नेता हैं और या वैज्ञानिक या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, सब गायब हैं। कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। सब टीवी पे आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। सब अपने आप को ढकने में लगे हैं, छुपाने में लगे हैं कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए, मैं खुद को बचा लूँ एकदम से। तो भारत में हर आदमी अपनी जान बचा रहा है। यहाँ पे जो मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, बाकी मंत्री हों, सब अपने कमरों में बंद हैं, बंगलों के अंदर बंद हैं। वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि हम बाहर निकले तो जान को खतरा है। और जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी जान बचा रहे हैं। देखा जाए तो आज हिंदुस्तान में हर आदमी अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। अब मुसीबत ये है कि जान बचाने के चक्कर में उनकी जो इमेज है, उस इमेज को तो डेंट लग चुका है, क्योंकि ये सब लोग बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं, एक यूज़लेस साबित हुए हैं देखा जाए तो देश के लिए। क्योंकि जब कोई सामने है ही नहीं और रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं, नदियों में लाशें बह रही हैं, आपके क्रीमेशन ग्राउंड में जलाने की जगह नहीं है, दफनाने की कब्रिस्तान में जगह नहीं है, तो हर आदमी अपनी जान बचा रहा है इस टाइम कि अपनी इमेज बचा लूँ, कि मैं कैसे भी कहूँ कि मतलब इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे लोग। तो शेखर गुप्ता आगे कहते हैं कि हर नेता की अपना एक ब्रांड होता है, अपनी एक इमेज होती है। मोदी की जो इमेज है वो हिंदुत्व की है, एक तरह से हार्डकोर नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। इसे फॉरेन में भी यही कहा जाता है कि हार्डकोर हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी ये वो हैं। और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं वेलफेयर स्टेट में हूँ और मैं लोगों का भला करता हूँ। कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिली पिछले 7 सालों में, हर एक के राज्य में मिल जाती हैं। पर अल्टीमेटली जो हमारा बुनियाद था इंडिया का, वो कमज़ोर हो गया, उसके अंदर दीमक लग गया। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो देश को चलाती हैं, वो कमज़ोर हो गई सारी की सारी। चाहे वो जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशंस हो, पार्लियामेंट हो, या फिर कुछ ग्रुप कमेटीज़ हों, या फिर इसके अलावा बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है, CAG हो, सब के सब कोलैप्स हो गए एकदम से। तो इंस्टीट्यूशन तो वीक हुए, इसके साथ आपका जो क्या कहते हैं, शेखर गुप्ता कहते हैं कि जो मंत्रिमंडल है, मिनिस्ट्री हैं, वो भी कमज़ोर हो गई। क्योंकि मोदी जी किसी मिनिस्टर से कंसल्ट ही नहीं करते हैं, उन्हें मिनिस्टर की ज़रूरत ही नहीं एक्चुअली, वो सभी मिनिस्ट्री के खुद ही मिनिस्टर हैं। तो हर चीज़ केंद्रीकरण है, उनको मिनिस्टर की सलाह लेनी नहीं है। उन्होंने 5-7 आदमी उनके पास बैठे हुए हैं, एक ग्रुप बनाया हुआ है उन्होंने, ब्यूरोक्रेट्स का या कुछ और लोग हैं, वही सलाह देते हैं और वही मानी जाती है। तो मिनिस्टर कोई कुछ नहीं करता। मेरे को लगता है शायद एक मिनिस्टर थोड़ा बहुत कर लेता है, वो उसका नाम नितिन गडकरी है। बाकी सब तो नाम के मिनिस्टर हैं यहाँ पर, कि उनको एक पोस्ट मिली हुई है, वो वहाँ बैठे हैं और कर कुछ नहीं रहे वैसे वो। अब इनको अगर पूछा जाता है कि इस क्राइसिस के अंदर कोई रास्ता हो तो क्या है, इन्होंने कभी पूछा ही नहीं। मोदी जी को तो आदत ही है कि किसी से ना पूछने की, क्योंकि उनकी हमें तो सुनने में आया कि जो उनकी मीटिंग्स होती हैं मिनिस्टरों के साथ में, उसमें किसी मिनिस्टर को बोलने की या कोई क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं होती है। सिर्फ मोदी जी ही बोलते हैं उसके अंदर, या कोई एक आधा जो मंत्री होता है जिसको कहा जाता है कि तुम प्रेजेंटेशन कर दो यहाँ पे खड़े होके, PPT वगैरह दिखा के, बस वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन के जवाब तो मोदी जी कभी नहीं देते। अगर कोई उनसे सवाल पूछ ले मीटिंग के अंदर, ऐसे किस्से सुनने में आए हैं, मुझे पता नहीं कन्फर्म है कि नहीं, लेकिन उनको डांट कर चुप करा दिया गया कि तुम सवाल पूछने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, और ये मिनिस्टरों की बातें हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि कई बार जो मिनिस्टर हमारे तो कुछ करते नहीं हैं, और हमारे यहाँ तो सारे मिनिस्टर कई तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन उनको बाहर नहीं किया है, तो वहाँ बैठे रहते हैं। बीजेपी के अंदर एक खास आदत है कि जो उनके नेता हैं, छुटभैये हैं, MPs हैं, कई कुछ भी बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलेंगे, जो कि मान मर्यादा के खिलाफ है, जो गोडसे के भक्त बन जाएंगे। और मोदी जी कहेंगे मेरा मन बड़ा दुखी हुआ इनसे और मैं इनको माफ़ नहीं कर पाऊँगा, पर उनको टिकट दे देते हैं लोकसभा का और जीत भी जाते हैं। तो ये जो कहते हैं मोदी जी, उसको आप कभी यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि जो कहते हैं और जो करते हैं दोनों में फ़र्क होता है। खैर, इन्होंने किसी और मंत्री को भी इस काबिल नहीं समझा कि वो इस इम्पॉर्टेंट क्राइसिस के टाइम पे कोई आके उनको मदद करे, कोई टीम बना ले, ना, बिल्कुल नहीं। अब ऐसे नेशनल क्राइसिस के टाइम में होता क्या है कि मोदी जी जो है किसी को विश्वास नहीं करते हैं, वो वन मैन शो हैं।
उन्हें जो करना है खुद ही करना है। वो समझते हैं कि वो अकेले ही काफ़ी है पूरे 135 करोड़ के लिए। अब जैसे कि आप सोचिए कि 1962 की वॉर हुई थी, तो वहाँ पर जो उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णा मेनन, उनको हटा के वाई बी चौहान को डिफेंस मिनिस्टर बनाया था नेहरू जी ने, और एक्सेप्ट किया था कि मेरी डिफीट हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और वाई बी चौहान को कहा था कि आप बेहतर करिए, इसके लिए जाइए डिफेंस को मजबूत कीजिए। और डिफेंस के लिए एक 5 ईयर प्लान बनाया गया था, और उसका असर आपको 1965 की वॉर में देखने को मिला कि वो 3 साल की जो प्रिपेयर्डनेस थी, उसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को 1965 में डिफीट किया था। और साथ में तभी शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, और वहाँ पर एक खाने की बहुत दिक्कत थी, तो PL 480 में उनको अमेरिका से गेहूं भी इंपोर्ट करना पड़ता था। तो बाद में ख़ास तौर से C सुब्रमण्यम को उन्होंने ख़ास तौर से एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया था। इंदिरा गांधी ने उनको आगे कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। गांधी परिवार से दिक्कत बहुत लोगों को है, होनी भी चाहिए, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन 1991 में जो नरसिम्हा राव आए थे ना, तो उन्होंने तो फिर मनमोहन सिंह को ले लिया था। लेकिन मोदी जी ज़्यादा फेरबदल करते नहीं हैं, कि उन्हें मंत्रियों की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, वो सारे काम खुद ही कर लेते हैं। तो मंत्री सिर्फ नाम के लिए उन्होंने भर्ती किए हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। कभी किसी सुना है कि किसी मंत्री ने कोई काम किया हो, कि किसी मिनिस्टर ने, आप पहले तो मिनिस्टरों के नाम ही नहीं पता होंगे कि मोदी जी के मंत्रालय में मंत्री कौन कौन है। एक आधा का पता होगा, गडकरी है, एक राजनाथ सिंह है, कोई एक आधा और है। अभी जब किसान आंदोलन था, तो तब लोगों को पता लगा कि अच्छा, इंडिया में एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है जिसका नाम तोमर है। लोगों को कहाँ पता था कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था इंडिया में, ये भी नहीं पता था। वो तो रोज़ टीवी पे आने शुरू हुए, तब पता लगा अच्छा इंडिया में एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है। तो मंत्रियों का जो फेरबदल है वो तो करते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि इस सरकार के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी है, ये अपनी गलती नहीं मानते कभी। ये कोई भी मिस्टेक करेंगे मानेंगे नहीं कभी। ये कहते हैं कि हम गलती कर ही नहीं सकते हैं, हम मैसअप कर ही नहीं सकते, हम ब्लंडर कर ही नहीं सकते, हम खुदा हैं। अब देखिए, अगर आप समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट का पहला लॉ है कि आप जो फेलियर हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ओन अप द फेलियर, कि हाँ ये गलती हुई है, मैं इसको सुधारूंगा। पर ये तो गलती ही नहीं मानते, तो सुधरेंगे कहाँ से। अब वहाँ पे जो टॉप लीडरशिप है, वहाँ बदलने का तो कोई प्रेशर है नहीं, कोई ये तो कह नहीं सकता कि मोदी जी को हटा दो। इतनी हिम्मत तो भारतीय जनता पार्टी में किसी है नहीं। अब ये भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, 1971-72 वाली, कि वहाँ पर इंदिरा गांधी सुप्रीम थी, जो बोल देंगी वही सब कुछ है, वही खुदा है। अब मोदी जी खुदा है, तो बीजेपी के किसी MP MLA में हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ बोल दें, एक शब्द नहीं बोल सकते, मैं बताऊं। तो नैतिक ताकत भी नहीं है, किसी और किस्म की भी ताकत नहीं है। तो आप कहिए चापलूस जैसे लोग होते हैं ना, ये चापलूसी प्रवृत्ति जो होती है कि बस पीछे पीछे लगे रहो, अच्छा अच्छा बोलते रहो, अपनी कुर्सी बची रहेगी, पैसे आ रहे हैं ना। तो ये चापलूसी जो होती है, ये हिंदुस्तान के ब्लड में है, यानी कि DNA के अंदर है। और ये इसे कई बार कई लोग भांड भी कहते हैं, राजा लोग भांड भी पाला करते थे पुराने ज़माने के अंदर, भांडगिरी भी कहते हैं, चापलूसी भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक तरह से चाटुकारिता भी कहते हैं इसको, एक कि चाटुकारिता तो एक सरकारों के अंदर एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। अब समस्या जो आती है कि अब सरकार तो गलती तो मानती नहीं है, जब गलती मानेगी नहीं तो गलती का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सरकार जो होती है वो हकीकत से मोदी सरकार मुंह मोड़ लेती है, मोदी जी मुंह मोड़ लेते हैं। और जब कभी ज़्यादा खतरनाक परिस्थितियाँ होती हैं, मिस्टर मोदी सामने कभी नहीं आएंगे आपके, वो कभी आपसे बात नहीं करेंगे आके। और जहाँ तक आपकी एडवाइस की बात है, सजेशन की बात है, वो तो सुनते ही नहीं हैं। खैर, इंटरव्यू उन्होंने कभी देना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी नहीं है। कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जवाब नहीं देते हैं? वही जिनके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है, सिर्फ वही दूसरों को जवाब नहीं देते कि अगर मैं बोल दिया कहीं तो मेरी पोल खुल जाएगी। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी ब्रिटेन में भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ पर संकट खत्म हो गया। उन्होंने ओन अप किया कि हाँ गलती हुई थी हमसे, हम उसको सुधारेंगे। हमारे यहाँ कोई गलती स्वीकार कर ले भाई, ये तो बड़ी बहुत मुश्किल बात है। हमारे यहाँ गलती कोई नहीं स्वीकार करता, और मोदी जी तो कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी तो भगवान हैं। वो गलती कैसे कर सकते हैं? इंसान गलती करते हैं, भगवान थोड़ी गलती करते हैं।
तो ये जो अहंकार है, ये क्या बोलते हैं, और दूसरी सच ना बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या बहुत सारी चीज़ें सच तो गांधी जी बोला करते थे, उसके बाद तो झूठ बोलने वालों की कतार लगी हुई है। तो सच बोलने में यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा गुरेज होता है, लोग सच बोलते नहीं हैं, झूठ के पुलंदे हैं। और कहीं ना कहीं हमने जो सब ने मिलकर, बीजेपी की जो लोग थे उन सब ने मिलकर जो एक इनकार किया है, एक तरह से डिनाइल किया है, कुछ हुआ ही नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, तो उसकी वजह से हम एक ऐसे संकट में पहुंच गए हैं, एक क्या कहते हैं क्राइसिस में चले गए हैं जो इंडिया ने 100 साल से कभी नहीं देखी थी। इससे हमारी जो दुनिया के अंदर जो कद है वो भी डाउन हुआ है, हमारी बेइज्जती हो रही है हर साल, हर दिन, हर हफ्ते। इतनी इंसल्ट है इस टाइम इंडिया की अब्रॉड में, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे रोज़ 10 हज़ार लोग मरते हैं, आंकड़ा बढ़ता है, लेकिन उसके सारे आंकड़े छुपा दिए जाते हैं। तो इंडिया को एक मैनिपुलेटिव स्टेट के रूप में जाना चाह रहा है, जिसकी ईगो बहुत बड़ी है। यहाँ के नेताजी जो हैं, हमारे बड़े मुखिया, वो एपोकैलिप्स लेके आए हैं, क़यामत लेके आए हैं लोगों के लिए, खुद का पैदा हुआ डिसास्टर। तो यहाँ पे चाहे पैथोलॉजी हो, डॉक्टर हो, अस्पताल हो, मेडिसिन हो, क्रीमेशन ग्राउंड हो, कब्रिस्तान हो, सब कोलैप्स हैं इस टाइम। और किसकी वजह से? उसकी वजह से, एक आदमी की वजह से। शेखर गुप्ता कहते हैं ये टाइम वो है जहाँ इंसान को हम्बलनेस दिखानी चाहिए कि हमें कहीं तक पहुँचना है, तो उसके लिए हम एक्सेप्ट करें कि हाँ गलती हुई है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर विनम्रता नहीं है, कर्टसी नहीं है, हम्बलनेस नहीं है। इन्होंने, शेखर गुप्ता ने एक डोमिनिक लेपेरी और लैरी कॉलिंस की बुक फ्रीडम एट मिडनाइट का जिक्र किया है। मैंने भी बुक पढ़ी है, वो बहुत साल पहले पढ़ी थी, और जिसमें दिल्ली के अंदर जब आज़ादी के बाद दंगे कंट्रोल से बाहर आ गए थे और पंजाब की आग दिल्ली तक पहुंच गई थी, तो नेहरू जी तो माउंटबेटन से मुलाकात कर रहे थे। तो माउंटबेटन हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे उस टाइम, यानी कि आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट तो आए नहीं थे। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन ही थे इंडिया के। तो नेहरू ने माउंटबेटन से मदद मांगी कि आप, साथ में सरदार पटेल भी थे, कि आप कुछ करिए इसके अंदर। तो वो बोलते हैं कि लेकिन नेहरू जी ने एक बात मानी थी कि हमने तो सारी ज़िंदगी जेल में गुजारी है, बापू भी जेल में थे, सरदार पटेल भी जेल में थे, तो हमें तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आता नहीं है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि माउंटबेटन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो सिर्फ एक डेकोरेटिव पोस्ट पे हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आप खुद करिए। पर नेहरू जी उनको मनाने में कामयाब हो गए कि नहीं। तो फिर एक एमरजेंसी एक काउंसिल बनाई गई थी, और फिर उसका चीफ माउंटबेटन को बनाया गया था, और तब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा संभाला था, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हालात को काबू में लाने में कोशिश की थी। शेखर गुप्ता कहता है कि उस टाइम जो नेता थे वो ओपन हार्टेड थे, हम्बल थे, बात करने को तैयार थे, गलती मानने को तैयार थे कि हमने ब्लंडर किया, हमसे गलती हो गई, आप इसको सुधारिए, कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए, लोगों से संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे। पर हमारे तो ख़ास तौर से जो किसी में विनम्रता तो है ही नहीं, हम्बलनेस ही नहीं है बात करने की, ये लोग बात नहीं करते किसी से। बल्कि पीछे एक बात उठी थी कि विपक्ष को साथ में लो, अपोजिशन को साथ लेके बात करो। तो उसमें एक अपोजिशन, अपना जो एनडीए के एक लीडर हैं, उनका ये कहना था कि अपोजिशन से क्या बात करें, वो क्या सलाह देंगे, उनको आता क्या है। तो जब आप लोकतंत्र में विपक्ष के अंदर विश्वास ही नहीं रखते, तो फिर वो बात वहीं पे आ जाती है कि वन कंट्री वन पार्टी, वन कंट्री वन लीडर, वन पार्टी वन कंट्री वन लैंग्वेज, वन कंट्री वन फूड, वन कंट्री वन थॉट, वन कंट्री वन ड्रेस। तो अल्टीमेटली आप तो उस जगह पहुंच गए जहां आपने डेमोक्रेसी को ही नकार दिया, ख़त्म कर दिया। अगर आपका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, आपके अंदर हम्बलनेस ही नहीं है, आपके अंदर विनम्रता ही नहीं है, तो फिर तो इस देश का खुदा ही मालिक है। और ये मोदी जी तो बेसिकली देखा जाए तो उनके बारे में बहुत सारे टाइटल आए हैं। टाइम मैगजीन ने उनको डिवाइडर इन चीफ कहा था, किसी ने डिस्ट्रॉयर इन चीफ कहा, अभी उसको अलग अलग और नाम दिए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों से, अपने ब्लंडर से हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। और एक हाई कोर्ट ने कह दिया कि दिस इज़ जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार है। और इस नरसंहार के लिए कौन दोषी है? जो देश का मुखिया वही दोषी है। तो देश में नरसंहार हो रहा है, रोज़ जो हज़ारों मर रहे हैं, नरसंहार ही, और क्या है, जेनोसाइड तो है, और क्या है। तो हाई कोर्ट ठीक कह रहा है, हम हाई कोर्ट से सहमत हैं, और इस वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में इस शब्द को हटाया नहीं गया कि इंडिया में जेनोसाइड हो रहा है। तो ये जब मोदी जी ने किसी से बात ही नहीं करनी, अपोजिशन से बात नहीं करनी, एक्सपर्ट से बात नहीं करनी, और सबसे आखिर की लाइन ये लिखते हैं शेखर गुप्ता कि उसके लिए उनके अंदर जो हम्बलनेस दिखानी चाहिए थी उनको, उन्होंने अभी तक नहीं दिखाई है, वो दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति ही फंडामेंटली ही हम्बल नहीं है, ये मेरा मानना है। ही इज़ नॉट हम्बल पर्सन। तो ये आर्टिकल था शेखर गुप्ता का, कैसा लगा बताइएगा आपको। शुक्रिया।